हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 11 डी के गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कैश बुक बनानी है, कैश और बैंक दोनों कॉलम के साथ। ट्रांजैक्शंस आपको दी है, इसे रिकॉर्ड कैसे करोगे? सबसे पहले कैश इन हैंड, मतलब कैश का बैलेंस है 4000। 1 अप्रैल को ये हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस बीडी 4000 लिखोगे डेबिट साइड पे। इसी तरह से बैंक का बैलेंस है 45,000, लेकिन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, बैंक में पैसा नहीं है बल्कि आपने लोन लिया है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है जिसे आप 1 अप्रैल को क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय बैलेंस बीडी 45,000। इसके बाद जो ओनर है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 1 लाख रुपीज इसने इन्वेस्ट किए, जिसमें से 60,000 बैंक में जमा कर दिए। तो 40,000 तो आपके पास कैश है और 60,000 बैंक में जमा किए। जो भी पैसा इसने इन्वेस्ट किया ओनर ने, वो उसकी कैपिटल है। तो एंट्री आपने ये बनाई, और इसको अगर आप पोस्ट करोगे कैश बुक में तो कहाँ करोगे? दोनों ही यहाँ पर ये डेबिट हो रहे हैं। ये एंट्री आपकी कॉन्ट्रा नहीं है। कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही इसमें डेबिट हो रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री वो होगी जहां पर कैश और बैंक दोनों होंगे, और दोनों में से एक डेबिट हो रहा होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, तीसरा कोई और अकाउंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये वाली आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो इसमें आप टू कैपिटल अकाउंट 40,000 कैश, और बैंक के कॉलम में लिखो 60,000। इसके बाद हमने कैश सेल की है। 30,000 रुपीज का सामान बेचा कैश में, जिसमें जीएसटी लगा है 6%, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 6%। तो जब भी आप सामान बेचते हो उस पर जीएसटी कलेक्ट करते हो। तो 30,000 जो ये अमाउंट है, ये तो सेल की है। इस पर जो जीएसटी 6% आपने कलेक्ट किया, वो दोनों का मिला करके आपको पैसा मिला 33,600। कैश अकाउंट आपने इतने से डेबिट किया, तो कैश आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखो। और पर्टिकुलर्स में ये तीनों अकाउंट आपको लिखने हैं कि सेल से रिलेटेड आपको पैसा इतना मिला, सीजीएसटी का हमें इतना पैसा मिला, और एसजीएसटी का इतना अमाउंट हमने रिसीव किया। क्लियर है? आप एक ही अमाउंट नहीं लिखोगे कि 33,600 हमें ये सेल का मिला, नहीं। आपको किस किस अकाउंट से, किस अकाउंट से रिलेटेड अमाउंट रिसीव हुई, वो अलग अलग ही दिखानी है। इसी तरह से हमने स्टॉक परचेज किया। 60,000 का स्टॉक परचेज कर रहे हो, इस पर जीएसटी आपने पे की। तो दोनों का अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला करके टोटल आपने 67,200 का चेक दिया। आपने पेमेंट बैंक से की है, चेक दे रहे हो। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। जितने भी अकाउंट इसमें डेबिट हुए हैं वो सभी आपको लिखना है, क्योंकि बैंक अकाउंट से इतना पैसा टोटल निकला, जिसमें से परचेज 60,000, आपने इनपुट सीजीएसटी के लिए पेमेंट की है, एसजीएसटी के लिए पेमेंट की है, वो अलग अलग शो करोगे, एक ही अमाउंट नहीं दिखाओगे। नेक्स्ट आपने रामविलास को पेमेंट की है। क्रेडिटर है 25,000 का, और आपको डिस्काउंट मिला 1,000। उसने आपको डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब रामविलास का अकाउंट आप 26,000 का क्लियर कर रहे हो, जिसमें से 25,000 की पेमेंट हो गई और 1,000 का आपको डिस्काउंट मिला। कैश आपने पे किया है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे अप्रैल 11 को बाय रामविलास 25,000। अब ध्यान से समझो, यहां पर इसके साथ जो अकाउंट आपका डेबिट हुआ आपने वही लिखा, लेकिन यहां पर अमाउंट आप 26,000 नहीं लिखोगे, 25,000 लिखोगे, जितना आप पे कर रहे हो। कैश आपका जितना डिक्रीज हुआ आपको उतना ही दिखाना है, उससे ज्यादा नहीं दिखाना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रेंट की पेमेंट कर रहे हो। रेंट 8,000 है, लेकिन इस पर जीएसटी मिला करके टोटल आपने 8,960 का चेक दिया।
बैंक आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो। अब बैंक से टोटल अमाउंट आपकी इतनी निकली है, किस किस के लिए निकली, वो तीनों अकाउंट आपको अलग अलग दिखाना है। क्लियर है? बाय रेंट अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने फर्नीचर परचेज किया और उसके लिए चेक से पेमेंट की है 22,400। इस पर आपने जीएसटी भी पे किया है। इसका मतलब फर्नीचर के साथ साथ जो भी उस पर जीएसटी लगा उसको टोटल मिला करके 22,400 की आपने पेमेंट की। तो 22,400 सिर्फ फर्नीचर की अमाउंट नहीं है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%, 6% दोनों मिलाकर के 12% जीएसटी एडेड है। तो 22,400 आपका 112% के बराबर है। तो इसको 112 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो फर्नीचर की अमाउंट आ गई 20,000। 20,000 फर्नीचर है, इसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल आपने 2,400 की पेमेंट। तो जो एंट्री बनेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। बैंक यहाँ पर क्रेडिट हुआ इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो। बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 1,200, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 1,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने 5,000 रुपीज विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, इसका मतलब ड्रॉइंग से। तो ड्रॉइंग्स टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने चेक से पैसा विड्रॉ किया। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 5,000 बैंक अकाउंट। इसके बाद हमने अतुल से पैसा कलेक्ट किया, अतुल से पेमेंट रिसीव हो रही है। कौन सी तारीख को? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को आपको ये कैश रिसीव हुआ और इसे आपने 19 अप्रैल को बैंक में जमा किया। तो यहाँ पर दो अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन है, तो आपको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड करनी। पहला तो आपको कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल 15,000, तो इसकी पोस्टिंग करेंगे। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर टू अतुल 15,000। इसके बाद इस कैश को आपने नेक्स्ट डे बैंक में जमा किया, तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, यह हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश अकाउंट। तो बैंक यहाँ पर डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 15,000 बैंक में जमा हुआ। और इसके बाद क्रेडिट साइड पर कैश के लिए लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 15,000 कैश के कॉलम। दोनों साइड पर कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना। जब भी इस तरह की ट्रांजेक्शन है उसको ध्यान से रीड करो। सेम डे अगर पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा, नेक्स्ट डे है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है अमृत राज को 80,000 प्लस जीएसटी मिला करके 6%। अब जो आपने ये सामान अमृत राज को बेचा, क्या ये कैश की सेल है? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। क्या आपको इसकी पेमेंट मिल गई? ऐसा भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये आपकी क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल के केस में आपको इसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो आप इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब जो सामान हमने उधार पर बेचा था अमृत राज को, उसके लिए हमें पेमेंट रिसीव हुई है 25 अप्रैल। चेक मिला है 88,000 का फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में मतलब जितने का भी सामान बेचा उसके लिए बस इतनी पेमेंट मिल गई, बाकी आपने उसको डिस्काउंट किया। तो क्या यहाँ पर मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करने की जरूरत है कि हमने कितना डिस्काउंट दिया, कितना पैसा लेना था? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें जो चेक मिला, हमें बस उससे मतलब है कि हमारे बैंक में कितना पैसा जमा होने वाला है। बाकी डिस्काउंट हमने कितना दिया कितना नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ सकते हो कि सेल हमने 80,000 की थी, जिस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर के 89,600 हमें लेना था। 88,000 का चेक मिला और 1,600 का हमने इसको डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करोगे, हमें इस चेक से मतलब है। अब ये जो चेक है मिला आपको 25 अप्रैल को है, लेकिन आपने इसको जमा किया 28 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को जब चेक आपको मिला, उस डेट को आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसको आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया। क्या एंट्री बनाई होगी आपने? चेक इन हैंड टू अमृत राज, कि ये चेक हमें अमृत राज से मिला लेकिन अभी बैंक में जमा नहीं हुआ, एज एन एसेट हमारे पास है। जब 28 अप्रैल को आप चेक जमा करोगे तब क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड।
तो यहां पर आप लिखोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट 88,000 बैंक के कॉलम में 28 अप्रैल को। अगर आपने यहाँ पर अमृत राज लिख दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो ध्यान से समझ समझ के एंट्रीज को करना है, जल्दी में नहीं करना। बैंक से हमने पैसा विड्रॉ किया क्योंकि हमें स्टाफ को सैलरी पे करनी है। तो डायरेक्टली आप बैंक से पैसा निकाल करके सैलरी पे कर रहे हो, तो यहाँ एंट्री जो बनेगी सैलरी टू बैंक अकाउंट बनेगी, कैश टू बैंक नहीं बनेगी। क्योंकि जो भी पैसा आपने विड्रॉ किया उससे रिलेटेड हमें एक्सपेंस पता है, उससे कनेक्टेड एक्सपेंस अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे। तो आपका बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाय सैलरी अकाउंट 25,000। अगर लिखा होता कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, तो उस केस में आपने ऑफिस के पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ किया, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया, तब वहां पर आप कैश विड्रॉल की एंट्री बनाते हो, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री बनती है। लेकिन यहां पर क्लियरली लिखा है कि आपने कैश क्यों विड्रॉ किया, सैलरी देने के लिए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, सीधा सीधा सैलरी अकाउंट के थ्रू आप इसको पोस्ट करोगे। लास्ट है कि आपने 9,400 का चेक दिया मैनेजर को एज अ सैलरी, तो ये भी आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां दिखाओ बाय सैलरी अकाउंट 9,400। अब सारी चीजें करने के बाद आपको लास्ट में बैलेंस निकालना है। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालते हैं। डेबिट साइड का टोटल करो, जो कि आएगा 92,600, माइनस करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल 40,000, तो बैलेंस आ गया 52,600। ये बैलेंस आपको लिखना है कहाँ, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस सी 52,600 कैश का डेबिट बैलेंस। इसके बाद बैंक का करते हैं। बैंक का डेबिट साइड का टोटल 1,63,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 1,82,960। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब पेमेंट आपने ज्यादा की है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, जिसे आप कहाँ दिखाओगे, इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीगी 19,960। क्लियर है। एंड में लिखो टोटल, क्वेश्चन कंप्लीट। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।